आज हमने टॉपिक लिया है लेगेसी ऑफ द मुगल। क्लास 7 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का ये टॉपिक है। ये 5 नंबर का चैप्टर है। तो ये फोटो है इंडिया की। इंडिया का मैप है अराउंड 1700 सेंचुरी। तो 1700 सेंचुरी में आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है तो ऑलमोस्ट ये किसके कंट्रोल में है? तो ये एग्जैक्टली कंट्रोल में है मुगल एम्पायर। और यहाँ आप देखेंगे तो ये सफाविद एम्पायर है यहाँ, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो। और यहाँ ये म्यांमार वगैरह रीजन है। फिर इवन यहाँ हल्का-सा एक पोर्शन है कि जो मुगल के कंट्रोल में नहीं था। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट जो था, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया क्या किसके कंट्रोल में था? तो मुगलों के कंट्रोल में था। तो इसमें बहुत सारे राजा हो गए, तो इसमें हम मेजरली इस चैप्टर में बाबर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हुमायूं की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ अकबर की पढ़ेंगे, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ, उसके बाद आलमगीर, उसके बाद बहादुर शाह एंड फिर जहांदर शाह, फारूक सियार एंड रफीउद दरजत। ये अलग-अलग राजा थे, तो इसमें हम मेजरली जो भी एनसीईआरटी में दिया है, तो वो हम राजाओं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर का फाउंडेशन किसने किया? तो जो मुगल थे, तो वो एक क्लेम करते थे, यानी बाबर क्लेम करता था कि वो डिसेंडेंट है अमीर तिमूर का, फ्रॉम पैटर्नल साइड। उसके पापा के साइड के वो अमीर तिमूर से कनेक्टेड है, ऐसा उसका कहना था। एंड चेंगिस खान से भी वो कनेक्टेड है, जो मंगोल रूलर था फ्रॉम मैटरनल साइड, यानी मम्मी के साइड के या उनके मदर के साइड से वो ही वाज कनेक्टेड टू चेंगिस खान। एंड अमीर तिमूर जो है तो वो पैटर्नल साइड से इनसे कनेक्टेड था, ऐसा क्लेम था मुगलों का, यानी बाबर का। तो आमिर तिमूर जो है तो उन्होंने उसने जब इंडिया पे इन्वेजन किया, तो उसके बाद क्या हो गया कि जो दिल्ली सल्तनत थी, वो दिल्ली सल्तनत का फॉल बहुत जल्दी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारी इंडिया में जो आमिर तिमूर का अटैक हो गया, तभी उस टाइम पॉलिटिकल डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा था एंड डिस्कॉर्ड भी बहुत था बिटवीन द रीजनल किंगडम। तो इसकी वजह से क्या था, तो ये सारी सिचुएशन में क्या हो गया, आमिर तिमूर का अटैक होने के बाद ऑलरेडी सिचुएशन बहुत वर्स थी एंड कोई एग्जैक्टली फिक्स एक रूलर नहीं था, यानी पॉलिटिकल हम कह सकते यूनिटी नहीं थी। तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी होने के कारण, इवन उनके बीच में डिस्कॉर्ड होने के कारण क्या हो गया कि जो बाबर था, तो बाबर का अटैक इंडिया पे बहुत आसानी से हो गया। इट वाज़ एन फेवरेबल सिचुएशन फॉर द बाबर टू अटैक इंडिया। तो अबू फजल है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ याद रखना है, अबू फजल जो है, ही वाज ए रिनोन्ड हिस्टोरियन एंड क्लोज एड ऑफ द अकबर। तो उसका असैसिनेशन यानी उसका मर्डर हुआ था, उनका मर्डर हुआ था एंड जो ऑन 12 अगस्त 1602। तो हम ये हमें अबू फजल का नाम याद रखना है, क्योंकि अकबर के रेन के बारे में या उसके एम्पायर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें, जो भी उन्होंने लिखी थी बुक्स अबू फजल ने, जो भी क्रॉनिकल लिखे थे, तो इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अकबर के मुगल एम्पायर के बारे में हमें समझ में आती है। अभी हम मुगल एम्पायर बाबर के बारे में देखेंगे, तो बाबर जो का जो पीरियड था, तो बाबर का जो पीरियड था, इट वाज़ पीरियड फ्रॉम 1526 सीई से लेके 1530 तक सीई तक था। उसके बाद एक उसकी डेथ हो गई, यानी कि विदिन 4 इयर्स बाबर हैज़ डाइड आफ्टर डिफीटिंग विनिंग द इंडिया एंड डिफीटिंग इब्राहिम लोदी। तो ही इज़ द फर्स्ट मुगल एम्परर। तो बाबर जो है वो क्लेम करता था कि अमीर तिमूर जो है, तो ही पैटर्नल साइड से ही इज़ कनेक्टेड टू अमीर तिमूर, जिसको हम तैमूर ऐसे भी जानते हैं। एंड ही इज़ आल्सो कनेक्टेड टू चेंगिस खान, जो मंगोल रूलर था फ्रॉम द मैटरनल साइड। दिस वाज़ द क्लेम ऑफ द बाबर। एंड बाबर का पूरा लाइफ क्या हो गया कि वॉर में ही चला गया, बिकॉज़ ही वाज़ फ्रॉम तिमूर लैंड। तो तिमूरिड लैंड को कंट्रोल करने के लिए जो उज़्बेकिस्तान में आता है, या उज़्बेक जो लैंड है, जो अभी फ़िलहाल प्रेज़ेंटली उज़्बेकिस्तान जो है, वहाँ ये तिमुरिड लैंड्स है। तो उसको एग्ज़ैक्टली कंट्रोल लेने के लिए उसका मोस्ट ऑफ द लाइफ़ वॉर में ही चला गया। लेकिन क्या हो गया, ये सब जब उसका वॉर चल रहा था, तो ही गॉट डिफीटेड बाय द अदर प्रिंसेस। एंड इसकी वजह से क्या हो गया कि ही हैज़ टू जो समरकंद का एरिया था, तो ये बैटल मीन्स ये टेरिटोरी जीतने में उसकी क्या हो गई, ही गॉट फेल्ड इन दैट। तो उसको क्या करना पड़ा कि उसको अफ़गानिस्तान में भागना पड़ा उसकी वजह से। बिकॉज़ ही वेंट टू अफ़गानिस्तान बिकॉज़ ही इज़ फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, बट लेकिन क्या हो गया कि वहाँ अदर जो प्रिंसेस है कि जो टेरिटोरियल जो भी वॉर हुआ था उसमें समरकंद रीजन के लिए,
तो वहाँ एग्ज़ैक्टली वो हार गया, और हार जाने के बाद बिकॉज़ उसका होम टाउन क्या था, तो उसका होम टाउन था फरगाना। यानी ये भी कहाँ है, तो ये भी उज़्बेकिस्तान में है। लेकिन ये हार के बाद वो उसको कहाँ भागना पड़ा, तो अफ़गानिस्तान में भागना पड़ा। तो अफ़गानिस्तान में व्हेन ही केम, तो ही वॉन द काबुल इन 1504, एंड आफ्टर दैट उसने सोचा कि अभी हम टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, व्हाई नॉट टू गेट सम टेरिटोरीज़ फ्रॉम द इंडिया, बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली क्या हो गया था, उसके जो पहले ये थे डिसेंडेंट जो थे, तो वो क्या है एग्ज़ैक्टली, यानी कि जो उसके एंटीसेडेंट जो थे या प्रेसिडेंट जो थे आमिर तिमुर, तो आमिर तिमुर ने क्या किया था, तो तिमुर डिनास्टी यानी सईद डिनास्टी एस्टेब्लिश किया था। तिमुर डिनास्टी भी कह सकते हैं, तो तिमुर डिनास्टी एग्ज़ैक्टली उसने कंट्रोल किया था थ्रू सय्यद डिनास्टी। तो एग्ज़ैक्टली उसका सोच था कि अगर इंडिया में आएगा और जो भी जीती हुई जो तिमुर ने जितनी भी लैंड जीती थी वो वापस ही कैन रीगेन इट। तो विथ दैट पर्पज़ ही एंटर्ड, ही अटैक्ड इंडिया। तो जब वो इंडिया में हिंदुस्तान में आया, तो उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का, तो उसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। और इसकी वजह से जब इब्राहिम लोदी जब दिल्ली सल्तनत का हार गया, तो इसके बाद क्या हो गया, तो मुगल जो एम्पायर है वो इंडिया में स्टार्ट हो गया, या मुगल कंट्रोल इंडिया में, या मुगल एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हो गया फ्रॉम द बाबर। तो जो बाबर जो था, ही वाज़ बहुत होशियार भी था, पढ़ा-लिखा भी था। उसको पर्शिया आती थी, अरेबिक लैंग्वेज आती थी, टर्किश लैंग्वेज आती थी। टर्किश लैंग्वेज उसकी तो मदर टंग ही थी। एंड वो बाबर जो था, वो अपने रिलीजियस मैटर में बहुत लिबरल था, यानी कि ही वाज़ नॉट फोर्सिंग अदर्स टू फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन। ये उसके बुक में भी लिखा है। एंड जो बाबर जो था, उसको पेंटिंग करना, म्यूज़िक करना, डांस करना ये बहुत पसंद था। एंड इवन जो नेचर था, नेचर भी उसको बहुत फ़ैसिनेट करता था। तो ये सारे बारे इसके सारे बारे में, यानी पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, नेचर, इसके बारे में उसने क्या किया है, तो अपने बुक में लिखा है फ्रूट के बारे में, फ्लावर के बारे में, एंड एनिमल के बारे में, उसके बायोग्राफी में। तो उसका जो मेमोइर है, तो उस बुक का नाम है तुज़ुक बाबरी, और जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। मुगल एम्पायर, उसके बाद जो बाबर जो था, तो बाबर का बेटा है हुमायूँ। तो हुमायूँ वाज़ द सन ऑफ द बाबर, ही वाज़ द सेकंड मुगल एम्परर। तो यानी कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूँ। तो हुमायूँ जो है, हुमायूँ का पूरा ज़िंदगी क्या हो गया कि जो भी दिल्ली का एम्पायर है, तो उसका गद्दी सँभालने में उसको कंटीन्यूअसली फाइट करना पड़ा, बिकॉज़ ही स्ट्रगल्ड ट्रेमेंडसली टू होल्ड ऑन टू द फादर विक्टरीज़ इन इंडिया। तो पापा उसके फादर ने जो भी विक्टरीज़ जीती थी, यानी लैंड जो जीता था, उसको कंट्रोल करने में ही उसको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा, क्योंकि उसके टाइम पे हुमायूँ ने अकेला ही ये पूरे इसमें टोटल मुगल एम्पायर में, कि जिसने सबसे ज़्यादा रेबेलियन फेस किए हैं। तो जो शेरशाह सूरी है, तो वो साउथ बिहार में उस टाइम में रहता था, एंड ही वाज़ कंट्रोलिंग दैट एरिया, साउथ सदर्न बिहार। तो जो शेरशाह सूरी था, तो ही वाज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द शाहजहाँ एट दैट टाइम। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूँ को हरा दिया बैटल में इन 1540 में, 1540 सीई में। एंड इसकी वजह से क्या हो गया कि हुमायूँ जो है, तो हुमायूँ को एक्साइल करना पड़ा पर्शिया में। एंड जो पर्शिया में गया, एंड इवन टू कंसोलिडेट हिज आर्मी अगेन, ही वेंट टू रीजन ऑफ अफगानिस्तान एंड पर्शिया। तो पर्शिया के रूलर, इवन अफगानिस्तान के भी कुछ रूलर थे, उन्होंने उसको मदद किया टू रीऑर्गेनाइज द आर्मी। तो 1554 में हुमायूँ क्या हो गया, वापिस उसने रीऑर्गेनाइज कर ली आर्मी, एंड ही केम टू इंडिया, एंड ही हैड अ वॉर विद द सूरी आर्मी, एंड ही डिफीटेड द सूरी आर्मी, एंड ही रीइंस्टेटेड द मुगल मोनार्की, यानी कि मुगल एम्पायर वापिस उसने रीएस्टेब्लिश कर दिया दिल्ली में। सूरी जो था, शेरशाह सूरी, जिसने उसको हराया था हुमायूँ को, तब तक उसकी डेथ हो गई थी। तो इसकी वजह से जो भी उसके डिसेंडेंट थे सूरी आर्मी, सूरी के, सूरी डिनास्टी के, तो उनके रूलर को उसने हराकर उसके आर्मी ने, हुमायूँ की आर्मी ने, सूरी जो आर्मी है उसके आर्मी को हरा दिया, एंड मुगल मोनार्की या मुगल एम्पायर वापस रीएस्टेब्लिश कर दिया। तो हम अगर उसका पीरियड भी देखेंगे, तो 1530 से 1540 तक उसने रूल किया। बाद में 1540 में वो हार गया, तो इसलिए ही हैज़ टू एक्साइल। उसके बाद वापस 1555 में ही केम बैक, अगेन ही वॉन द बैटल। अगर उसके बाद 6 महीने में ही क्या हो गया, तो 6 महीने में ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो गई। तो अबी फजल जो है, तो अबी अबू फजल जो है, तो उन्होंने बायोग्राफी लिखा है अकबर का, तो उसको आईने अकबरी ऐसे भी कहते हैं, या अकबरनामा है ऐसे भी कहते हैं। तो इसमें से हमें जो अबू फजल ने जो बुक लिखी है, इसमें से हुमायूं, अकबर, इवन शाहजहाँ है, तो इसकी बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है।
जो मुगल एम्पायर, तो इसमें हम जो मेजर किंग है कि तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो है अकबर। तो अकबर ने रूल किया 1556 से लेके 1605 पे। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जो चेंजेस किए अकबर ने, कि जो इम्पैक्ट किया इंडियन हिस्ट्री को, इसकी वजह से हम इस चैप्टर में अकबर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो अकबर जो था, ही वाज द सन ऑफ हुमायूं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो ही व्हाट हैपेंड, तो ही ascended the throne at the age of 13 because his father was died at that time. तो बैरम खान जो था, तो बैरम खान वाज द फ्रेंड ऑफ हुमायूं कह सकते हैं। एंड ही वन आल्सो री एजेंट, ही वाज द अकबर ट्यूटर। एंड हुमायूं की तरफ से बैरम खान वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो हुमायूं का वो फेथफुल एंड एक्सपीरियंस जनरल भी था। तो बहुत सारी बैटल जो है, तो ऑन बिहाफ ऑफ हुमायूं बैरम खान ने जीती है। तो व्हेन अकबर वाज वेरी स्मॉल, 13 इयर्स ऑफ एज, तो एज अ री एजेंट की तरह भी बैरम खान ने उसके लिए काम किया। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है, तो वो बैरम खान, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अकबर ही कह सकते हैं। बैरम खान वर्सेस हेमू का हुआ था इन 1556 में, 1556 सी में। और ये बहुत सिग्निफिकेंट बैटल कह सकते हैं, बिकॉज इसमें बैरम खान जीत गया, और उसमें क्या, इससे क्या हो गया कि हेमू हार गया। बिकॉज हेमू एट दैट टाइम वाज कंट्रोलिंग, ही वाज द वन ऑफ द बिग थ्रेट टू द मुगल एम्पायर। तो ये उसको हराने के बाद क्या हो गया कि जो मुगल का जो फुट होल्ड है ओवर इंडिया, तो वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। तो जब अकबर गद्दी पे आ गया, तो उसने क्या किया, उसने 4 साल में ही ये जो बैरम खान था, जो उसका री एजेंट था, तो उसको डिसमिस कर दिया एंड अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लिया फॉर द स्टेट। तो उसके बाद उसने बहुत सारी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉलो की, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, एनेक्सेशन हम ऐसे कह सकते हैं। ही वाज मोर इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। तो एम्पायर करने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे वॉर भी लड़े, मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया। इवन जहां जहां कंसिलेशन हो रहा है, तो कंसिलेशन से उसने अनेक्स करने की कोशिश की अलग अलग एम्पायर को। तो बैटल विथ राणा प्रताप। तो राणा प्रताप जो है, ही इज द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़। तो राणा प्रताप जो है, तो उन्होंने कभी भी सोवेरेनिटी अकबर की एक्सेप्ट नहीं की। बिकॉज अदर जो राजपूत किंग थे, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग ने सोवेरेनिटी एक्सेप्ट की थी राणा इसकी अकबर की। तो 1576 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें राणा प्रताप वर्सेस मुगल फोर्सेस, जिसमें राणा प्रताप जो है वो हार जाते हैं। बट उसके बाद भी क्या होता है कि वह यहाँ से चले जाते हैं, एंड आफ्टर दैट आल्सो राणा प्रताप कंटिन्यूड ही स्ट्रगल टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटोरीज, because he Rana Pratap wanted to have the independent government. He was not interested to work under any ruler. तो इसके लिए क्या होता है कि आज भी अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें, तो उनको पूरे इंडिया में भी ऑनर किया जाता है। इवन राजस्थान में तो बहुत ज्यादा ही उनको ऑनर किया जाता है फॉर ऑल दिस एक्टिविटी। तो मुगल जो एम्पायर है, तो अकबर, अकबर से राजपूत पॉलिसी। तो अकबर जो है, तो उसने क्या किया, राजपूत के साथ एक स्पेशली पॉलिसी रखने की कोशिश की। बिकॉज राजपूत, अकबर के टाइम में क्या होता, राजपूत एक ऐसे सोल्जर थे, या उनके पास ऐसे आर्मी थी, कि शायद अकबर की अगर और राजपूत फोर्सेस की अगर फाइट होती थी, तो नुकसान अकबर को ही होता था। तो इसके लिए अकबर ने, अकबर वाज हैविंग वेरी सॉफ्ट पॉलिसी टुवर्ड राजपूत। तो ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन, यानी उसने बातचीत करके ही जो भी मैटर है उसको सॉल्व करने की कोशिश की अकबर ने विद द राजपूत, टू रियलाइज द हिज ड्रीम ऑफ एन एम्पायर। तो उसको एम्पायर खड़ा करने के लिए राजपूत का अपोजिशन, उसको लगा कि इतने विल नॉट हेल्प हिम टू ग्रो। दैट इज द रीजन ही ऑलवेज हैड अ वेरी गुड रेकंसाइल रिलेशन विद राजपूत किंग्स। तो कुछ राजपूत किंग को उसने एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व किया था, जैसे फॉर एग्जांपल राजा तोडरमल, राजा मानसिंह। तो ये क्या थे, ये तो राजपूत किंग थे, कि जो उसके दरबार में क्या करते थे, दे वर वर्किंग। तो राजा तोडरमल, हम इसको तोडरमल नाम से भी जान सकते हैं। और इवन मानसिंह जो है, तो मानसिंह वन वाज वर्किंग विथ अकबर, रादर वी कैन से दे वर वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो अकबर जो है, तो उसने मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया विथ राजपूत किंग। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि अगर मैट्रिमोनियल अलायंस रहेगा, तो यू कैन हैव अ वेरी रेकंसाइल एंड सॉफ्ट रिलेशन विद अदर पार्टी। तो ही मैरिड टू हरका बाई। उनके वाइफ का नाम है, अकबर की वाइफ का नाम है हरका बाई, जो डॉटर थी राजा भारमल की, जो रूलर थे अंबर के। एंड राजा भारमल क्या थे, तो राजपूत किंग थे।
तो ही हैड अ सेक्युलर पॉलिसी टुवर्ड हिंदूज। जो अकबर जो था, तो ही वाज हैविंग वेरी सेक्युलर पॉलिसी टुवर्ड हिंदूज, यानी उसने कभी भी हिंदू एंड मुस्लिम में हिंदू हिंदू को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। बीइंग अ मुस्लिम ही नेवर कंपेल्ड एनीवन टू फॉलो इस्लाम। तो मोस्ट ऑफ द जो राजपूत रूलर थे, तो उन्होंने उनका एलिजियन जो था अकबर को दिया था, एंड दे रिकॉग्नाइज हिज सुप्रीमेसी, यानी कि दे एग्रीड फॉर हिज एज अ सोवेरियन लीडर। तो अकबर रिटर्न टू द लैंड, यानी जब भी जो जो कुछ छोटी मोटी लड़ाई हो गई जिसमें अकबर ने कुछ लैंड अगर जीते हैं किसी राजपूत किंग के, तो उसने वापस उनको दे दिया एज अ वतन जागीर, एंड ट्रीटेड देम ऑनरेबली। यानी कि जो भी हारे हुए जो राजपूत किंग थे उनको उसने वतन जागीर देकर उनको ऑनरेबली उनके साथ ट्रीटमेंट किया। अकबर रिलीजियस पॉलिसी, तो अकबर जो था ही वाज वेरी लिबरल एंड एनलाइटन वन, यानी बहुत एक्चुअली बहुत ऑफिशियली पढ़ा नहीं था, बट ही वाज वेरी नोन पर्सन, ही वाज नोइंग सो मेनी थिंग्स। तो जैसे ही वो ही वाज रूलिंग, तो उसने पोल टैक्स कैंसिल किया था, जिसको जजिया या जजिया कह सकते हैं। तो जो जजिया क्या था, एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम टैक्स होता था, एंड इवन उसने पिलग्रिमेज जो टैक्स है, तो वो भी जो हिंदू पे लगता है या इवन नॉन मुस्लिम पे लगता है, उसको उसने एबोलिश कर दिया। तो उसने अकबर जो है उसने इबादत खाना जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया, जो फतेहपुर सिकरी में था। जो उसकी नई कैपिटल थी फतेहपुर सिकरी। एंड 1575 में उसने इबादत खाना कंस्ट्रक्ट किया, जिसको हम हॉल ऑफ प्रेयर के नाम से भी जानते हैं। वहाँ डिस्कशन किए जाते हैं ऑन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स बाय द डिफरेंट रिलीजियल स्कॉलर। तो वो अकबर जो था, तो अलग अलग स्कॉलर को भी डिस्कशन के लिए बुलाता था, टू डिस्कस ऑन हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरेस्ट्रियम। जोरेस्ट्रियम हम इसको पारसी भी कह सकते हैं। तो इबादत खाना जो है, तो वो अकबर में बाद में शट डाउन कर दिया इन 1582, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि इससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इबादत खाना उसने बंद कर दिया। अकबर जो था, तो ही वाज स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुल्क ई कुल। सुल्क ई कुल का मतलब है कि जो यूनिवर्सल पीस या पीस फॉर ऑल, तो शांति। बाद में जब उसने बहुत सारे स्कॉलर के साथ डिस्कस किया, इवन इबादत खाने में डिस्कस किया, तो जब उसके ध्यान में आया कि अगर हम यूनिवर्सल पीस रखते हैं तो वील हैव अ बेटर फ्यूचर। तो उसके लिए इबादत जो खाना है, तो उसमें बहुत सारे डिस्कशन हो गए, तो डिस्कशन से ये आउटपुट आ गया। तो उसने एक नया फेथ या नया रिलीजन का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, फॉर्मुलेशन कर दिया, तो जिसको दीन इलाही ऐसे कहा जाता है, या डिवाइन फेथ ऐसे भी कहा जाता है। तो ये जो दीन इलाही था, जो रिलीजन था, इट वाज अ ब्लेंड ऑफ अ रिलीजियस आइडियाज ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स एक्सेप्टेड टू ऑल कम्युनिटीज टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यानी कि ये जो रिलीजन था, तो इसके जो आइडियाज थे, जो अदर कम्युनिटीज को भी इजीली एक्सेप्ट होगी, ऐसे उसने थॉट प्रोसेस रखी थी इस पर्टिकुलर रिलीजन की। he did not insist anyone to follow his own religion, उसने लेकिन कभी भी ऐसा कभी किसी को जबरदस्त कंपेल नहीं किया कि वो आइदर वो उसने मुस्लिम रिलीजन फॉलो करना चाहिए या अदरवाइज जो जो दीन इलाही जो उसने खुद ने फॉर्मुलेट किया था, तो उसने कभी भी कंपेल नहीं किया लोगों को। he encouraged the teaching of the secular subject in school। तो रादर ही हैज ऑलवेज एनकरेज कि जो सेक्युलर जो रिलीजियस सब्जेक्ट थे, तो उसने कभी कंपेल नहीं किया। रादर मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, लॉजिक, एग्रीकल्चर, ये जो सेक्युलर सब्जेक्ट है विच इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी रिलीजन, तो ये सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाने जाने चाहिए। इसके लिए ही हैज एनकरेज द अदर पीपल। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर, तो अकबर जो है, तो अकबर ने एक डेफिनेट सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने की कोशिश की इंडिया में। तो तो एज पर इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एम्पायर वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिसके पास सब एब्सोल्यूट पावर रहेगी। और जो भी एक सिग्निफिकेंट डिसीजन स्टेट में लेने हैं, तो वो कौन लेगा, तो एम्परर ही लेगा। एंड सारे जो भी डिसीजन रहेंगे दैट विल बी कैरिड आउट इन हिज नेम ओनली, इन द नेम ऑफ एम्परर। तो ही वाज आल्सो कमांडर इन चीफ भी होता था आर्मी का। एंड इवन मैटर ऑफ जस्टिस में भी उसके हाथ में अगर फाइनल का कुछ डिसीजन देना है, तो दैट वाज द डिसीजन वाज पेंडिंग विथ हिम ओनली। एंड मैटर ऑफ जस्टिस में भी ही वाज बीइंग कंसिडर्ड एज अ चीफ अथॉरिटी। To run his administration smoothly, what he has done, he has appointed number of officers and at a different department, तो different officers को उसने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट भी ओपन किए, नंबर ऑफ ऑफिसर भी उसने अपॉइंट किए।
तो जैसे फॉर एग्जांपल उसने डिपार्टमेंट ओपन किया था, दीवान डिपार्टमेंट था, या वजीर, दीवान और वजीर जो है, तो उसका काम होता था टू टू लुक आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जो भी एम्पायर है, तो एम्पायर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लुक आफ्टर करना। जो मीर बख्शी होता था, तो मीर बख्शी का काम होता था टू लुक आफ्टर द मिलिटरी डिपार्टमेंट, हम इसको मिलिट्री जनरल भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद सदर उस सुदूर, यानी कि ये चैरिटेबल एंड रिलीजियस, अगर किसी एंडाउनमेंट करना है या किसी ने दिया है या किसी को देना है, तो ये सारा सदर उस सुदूर ये देखते थे। उसके बाद कादी उल कुदरत, तो इसको हेड ऑफ जुडिशियरी भी कहा जाता था। बट अगर हम यहाँ वापस देखें, तो जो जस्टिस था, तो जस्टिस एग्जैक्टली फाइनली पावर किसका था, तो एम्पायर का था। तो कादी उल कुदरत के केस में अगर उसको कुछ अगर लगे कि डिसीजन देने की जरूरत है, तो ही वाज जस्ट पुटिंग हिज ओन ओपिनियन टू कादी उल कुदरत। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, तो अकबर ने अपना जो एम्पायर है, तो उसको डेवलप करने के लिए एक पॉलिसी डेवलप की थी। तो उसने क्या किया था, जो अपने एम्पायर है उसको उसने प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। ही डिवाइडेड द मुगल एम्पायर इनटू प्रोविंसेस, जिसको सूबा कहते हैं। एंड जो सूबा होता था, सूबा का जो कंट्रोलर है उसको सूबादार कहते थे। जो सूबा होता था, सूबा बहुत सारे सरकार से मिला होता था। सरकार, बहुत सारे सरकार क्या बनाएंगे, एक सूबा बनाएगा, एंड बहुत सारे सूबा क्या बनाएंगे, तो प्रोविंसेस बनाएंगे, एंड बहुत सारे प्रोविंसेस क्या बनाएंगे, तो एम्पायर बनाएगा। तो बहुत सारे सरकार जो थे, तो दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनात। तो जो सरकार थे वो परगना से बने होते थे, बहुत सारे परगना सरकार बनाएंगे, बहुत सारे सरकार सूबा बनाएंगे, बहुत सारे सूबा प्रोविंस बनाएंगे, बहुत सारे प्रोविंस क्या बनाएंगे, तो एम्पायर बनाएंगे। परगना क्या है, परगना कंप्राइज ऑफ मेनी विलेजेस, मेनी विलेजेस, विलेजेस जो है उसके कलेक्शन को परगना कहते हैं। और मुकादम को होता है, हर एक कोई विलेज है, तो विलेज के हेड को मुकादम कहते थे। कानूंगो, कानूंगो एक ऐसा बंदा होता था, वो ऑफिशियल बंदा होता था, कि जो पूरे विलेज में क्या देखता था, रेवेन्यू ऑफ ईच विलेज, ही वाज मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच विलेज। जब अकबर में डेक्कन में ये किया, एक्सपीडिशन किया, तो ही वोन द डेक्कन। तो उसने 3 सूबा उसके एम्पायर में ऐड कर दिए, जैसे बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर। अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी या मनसबदारी क्या सिस्टम है, तो मनसबदारी, तो मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू अकबर। तो मनसबदारी इंडिया में सिस्टम किसी ने लाया, तो अकबर ने लाया उसके खुद के रूल पीरियड में। तो जो मनसबदार होता है, तो उसको दोनों काम देखते हैं पड़ते थे, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो एंड सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो। तो मनसब क्या है, तो मनसब एक रैंक होती थी जो एक नोबल को दी जाती थी, जिसमें उसकी पोजीशन डिसाइड की जाती थी, उसकी ऑफिशियल हियरार्की डिसाइड की जाती थी, और एज वेल एज उसको क्या सैलरी देना है, तो ये भी डिसाइड किया जाता था। तो उसको ही क्या कहते हैं, मनसब। तो जात, तो जात क्या था, एक पर्सनल रैंक है। तो उसने एक जो मनसब जो है, तो मनसब वाज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, वन फर्स्ट वाज द जात। तो जात में एक पर्सनल रैंक दी जाती थी नोबल को, और अकॉर्डिंगली क्या होता था कि उस पर्टिकुलर मनसबदार की क्या सैलरी होनी चाहिए, तो जात पे डिपेंड होती थी। उसके बाद सवार, सवार जिसको हम घुड़सवार कह सकते हैं। तो उसमें कितने घुड़सवार रखने हैं, कितने हाथी वाले सवार रखने हैं, या कितने ऊंट वाले सवार रखने हैं। तो दिस वाज बीइंग मेंटेन्ड बाय द सवार। तो एक सवार क्या होता था, नंबर ऑफ कितने उसके पास कितने उसके पास ये होने घुड़सवार होने चाहिए, या कितने हाथी वाले सवार होने चाहिए, कितने ऊंट वाले सवार होने चाहिए, तो ये सवार नंबर से पता लगता था। एंड दिस हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द मनसबदार। जो हाईएस्ट रैंक जो था मनसबदार का, वो 5000 था, एंड लोएस्ट रैंक जो था वो 10 था फॉर नोबल्स। लेकिन अगर कोई प्रिंस या कोई रॉयल फैमिली से है, कि जिसने एक्सेप्ट की है सोवेरेनिटी ऑफ द अकबर, तो जो उसको जनरली क्या होते थे, उन प्रिंसेस को हायर रैंक दी जाती थी। अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसको जागीरदारी हम सिस्टम पढ़ेंगे। तो जागीरदारी सिस्टम क्या है, तो मनसबदार जो है, तो मनसबदार को सैलरी कैसे मिलेगा, तो मनसबदार को एक लैंड दिया जाता था, और उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है, वो किसके पास रहता था, तो मनसबदार के पास होता था। इवन उसके पास जो भी रीजन मिला है, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी काम उस टाइम पे मनसबदार का ही होता था। तो जो भी उसको पास लैंड मिली है, जितना रीजन मिला है, जिसको जागीर ऐसा कहा जाएगा। तो जागीर जो है, तो जागीर का जो भी लैंड रेवेन्यू है, तो वो कलेक्ट करने का काम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये मनसबदार की होती थी। तो जागीरदार जो है, तो जिसके पास जागीर है, तो जागीर के होल्डर को ही जागीरदार कहते थे।
तो जागीर देने से पहले उसका असेसमेंट किया जाता है कि जो भी जागीरदार की सैलरी है और वहां से मिलने वाला अगर रेवेन्यू वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, सो दैट जागीरदार विल गेट द ड्यू अमाउंट ऑफ वट एवर इज बिंग ही शुड गेट। बट ये भी इंश्योर किया जाता था कि जागीरदार इन एनी केस शुड नॉट गेट अ मोर रेवेन्यू देन द हिज सैलरी। फिर उसके बाद क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मनसबदार इंक्रीज हो गए अकबर पीरियड में, अकबर रूल में। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो भी नए मनसबदार थे तो उनको वेट करना पड़ता था टू रिसीव देयर जागीर। एंड उसके बाद ये भी हुआ कि शॉर्टेज, इसकी वजह से क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ जागीर्स हो गया। तो जो भी जागीरदार होते थे तो उनका क्या होता था, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली ट्रांसफर किया जाता था, कि जिसकी वजह से वो मैनिपुलेशन ना करे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। तो इसकी वजह से क्या करते थे कि जो जागीरदार थे वो जागीरदार इंटरेस्टेड नहीं थे जागीर को ग्रो करने में, रादर दे वेर कलेक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यूज फ्रॉम देयर जागीर। और इसकी वजह से क्या होता था कि जो पीजेंट्री है, यानी कि जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग है या पीजेंट है, उनके ऊपर बहुत ट्रिमेंडस बर्डन आ गया था फॉर द टैक्सेस। तो खालिसा क्या है, तो जो एम्पायर था, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू टू लैंड, वन वाज फर्स्ट वाज द खालिसा लैंड एंड सेकंड वन वाज द जागीर लैंड। द लैंड सेट असाइड, यानी कि खालिसा लैंड एक ऐसी लैंड होती थी कि जो अलग, जो राजा है या किंग है, तो उसके लिए, यानी कि अकबर जो है, मान लीजिए जो बिगेस्ट किंग जो है, तो उसके लिए, उसके यूसेज के लिए या उसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या, जो भी लैंड रखी है बाजू को, यानी कि वहां से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो कौन कलेक्ट करेगा, तो वो जो राजा है दिल्ली का, यानी कि अकबर जो है, तो वो कलेक्ट करेगा। ओनली ही इज हैविंग दैट अथॉरिटी, नो मनसबदार नो जागीरदार विल बी द allowed to take any resources from this land, खालिसा। टोटल जो एम्पायर था वो डिवाइडेड हुआ था खालिसा और जागीर्स में। तो जो भी इनकम आता था खालिसा से, तो जो भी राजा के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं या इवन एस्टेब्लिशमेंट के जो भी कुछ खर्चे हैं, तो वो कंट्रोल करने के लिए, वो उसको पे ऑफ करने के लिए खालिसा लैंड रेवेन्यू का पैसा, जो पैसा है उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो कारखाना क्या है, तो कारखाना एक वर्कशॉप है जिसमें अलग अलग स्टेबल्स होते थे और उसमें अलग अलग स्पीसीज के एनिमल, जैसे हाथी है, घोड़े है, ऊंट है, तो जो वॉर में यूज करने हैं, तो उसको रखा जाता था, उसको ही कारखाना ऐसे कहते हैं। अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो एग्जैक्टली क्या है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अकबर ने जो भी लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, उसमें से बहुत सारे जो स्कीम्स है, आज भी हम करंटली हम यूज करते हैं इंडियन रेवेन्यू सिस्टम में। तो अकबर के टाइम में जो चीफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था, या इवन टैक्स ऑन प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री, तो ये चीफ सोर्स होता था इनकम का। तो 10 साल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने विद द हेल्प ऑफ राजा तोडरमल। तो जो रिकॉर्ड्स होते थे क्रॉप के, यानी कि कितना क्रॉप उग गया है, कौन सा क्रॉप उग गया है, एंड कौन सा क्रॉप ग्रो किया है और कितना उसका प्रोड्यूस है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां से कितना पैसा आया है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो इन सारे बेसिस पे लास्ट प्रीवियस 10 इयर्स का रिकॉर्ड लिया जाता था, और बेस्ड ऑन दैट कि उस पर्टिकुलर लैंड पे कितना टैक्स लगाना है ये फिक्स किया जाता था, जिसको हम लैंड रेवेन्यू टैक्स असेसमेंट ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, 10 साल सिस्टम, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था भाई अकबर। तो जमींदार क्या होते हैं, द इंटरमीडियरीज हु कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यूज। क्या होता था, मनसबदार, मनसबदार जो है, एंड जो लोकल पीपल है, तो मनसबदार वाज नॉट इन पोजीशन टू कलेक्ट द टैक्सेस, तो इसलिए वो क्या करता था, कुछ जमींदार, लोकल जो जमींदार होते थे उनको अपॉइंट करते थे टू कलेक्ट द टैक्सेस, तो जिसको हम इंटरमीडियरीज ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम इसको मिडलमैन या मिडल एजेंट ऐसे भी कह सकते हैं बिटवीन द मनसबदार एंड द लोकल विलेज। तो अकबर जो है, तो अकबर ने डेलिबरेट एफर्ट किए टू एलिवेट सेवरल ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिफ्टन टू द रैंक ऑफ आमिर। तो आमिर के लिए क्या, अकबर ने डेलिबरेट एफर्ट इसलिए लिए क्योंकि कंपटीशन रहेगा बिटवीन अमंग द डिफरेंट सरदार और सूबेदार और मनसबदार, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो मनसबदार रहेंगे तो कंटिन्यूअसली अगर एक दूसरे के कंपटीशन में रहेंगे, तो दे विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर। तो इसकी वजह से क्या हो गया, तो अकबर जो था, तो उसने बहुत डेलिबरेट एफर्ट किया सो दैट उनको अमीर के पोजीशन पे प्रमोट करने के लिए, और उनके बीच में हमेशा जो मनसबदार है उसके बीच में हमेशा कंपटीशन मेंटेन करने की कोशिश की। तो जो ऑलरेडी जो राजा थे, जो प्रिंसली लोकल राजा थे,
तो उनको उसने हमेशा जो भी उनके जो एंसेस्ट्रल टेरिटोरीज़ है, जो वतन की तरह उसने रखा ही, प्लस इवन जो भी परफॉर्मिंग मनसबदार थे, तो उनको उसने हाई मनसब भी पे दे दिया। इवन उनको इनॉर्मस जागीर भी दे दी ऑन द पर्सनल बेसिस, सो दैट पीपल जो उसके जो मनसबदार थे, तो दे कैन डू परफॉर्म बेटर इन द वॉर। एंड जो उसके पास जो अमीर होते थे या कोई बड़े पावरफुल जो चिफ्टेन होते थे, उसको वो पोजीशन देता था एज़ अ गवर्नर, फौजदार। तो जो ये जो लोग होते थे, वो आल्सो क्या करते थे, दे वर आल्सो टेकिंग पार्ट इन एक्सपीडिशन, यानी वॉर में या वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, एंड दे वर ऑलवेज हेल्पिंग द अकबर टू विन। तो अगर मुगल स्टेट की बात करें, तो मुगल स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था अगर उसको बैकिंग नहीं होता था जमींदार का। तो जमींदार की बैकिंग की वजह से ही मुगल स्टेट जो था, वो इंडिया में एग्जिस्ट कर पाया फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। तो मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर अभी हम जहांगीर के बारे में देखेंगे। तो जहांगीर जो है, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। तो अकबर की डेथ पे बाद जो जहांगीर है, तो जहांगीर कम टू पावर इन 1605 आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर। तो जहांगीर जो है, तो जहांगीर को भी जैसे ही वो गद्दी पे आ गया, तो उसको रेबेलियन फेस करना पड़ा फ्रॉम हिज सन खुसरू। तो खुसरू को जहांगीर ने बैटल ऑफ भैरोवाल में हरा दिया, एंड उसके बाद उसको इम्प्रिजन करके जेल में डाल दिया। 1600 में 1611 में जहांगीर जो है, तो उसकी शादी हो गई नूरजहां से। तो नूरजहां जो है, तो शी वाज हैविंग अ वेरी स्ट्रांग होल्ड ओवर द रॉयल अफेयर्स। तो यानी कि वो नूरजहां जो उसकी वाइफ है जहांगीर की, तो उसको वो मदद भी करती थी इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इवन हमारे पास कुछ जो हमारे पास हिस्ट्री के रिकॉर्ड है, तो उसमें हमें कुछ कॉइन भी मिले हैं, जिसके ऊपर जो फोटो है वो नूरजहां का है, और उसको उस फोटो में एड्रेस किया गया है एज अ बादशाह बेगम। एंड जहांगीर को डे इन डे एक्टिविटी में मैनेजिंग, जो डे टू डे एक्टिविटी है, इसमें भी नूरजहां ने बहुत ज्यादा मदद की है। तो ये सारी जो भी हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री है, तो उस रिटर्न हिस्ट्री से हमें ये सारी बातें पता लगती है। तो उसके बाद जब रेन था जहांगीर का, तो जहांगीर के टाइम पे बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज इंडिया को विजिट किया फॉर ट्रेडिंग कंसेशन, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो। तो दीज आर द यूरोपियन दोज हु हैव विजिटेड द जहांगीर फॉर द ट्रेडिंग कंसेशन। तो इंग्लिश जो है, तो इंग्लिश को परमिशन भी जहांगीर ने ही दी है थी, जिसकी वजह से दे एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत। तो जहांगीर जो था, ही वाज द एजुकेटेड प्रिंस, ही वाज एबल एडमिनिस्ट्रेटर, उसने बहुत अच्छे से भी रूल किया। ही वाज हैविंग द नॉलेज ऑफ पर्शिया, पर्शियन लैंग्वेज, एंड ही वाज एक्सीलेंट राइटर। तो उसने बहुत सारी चीजें लिखी है, तो उस चीजों से भी हमें जहांगीर के रूल के बारे में, उसके रेन के बारे में पता लगता है। उसने आपके अपने खुद के बारे में बायोग्राफी भी लिखी है, तो जिसको तुजुक जहांगीरी ऐसे भी कहा जाता है। तो उस बुक का नाम है तुजुक जहांगीरी। तो ये एक वैल्यूएबल सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेन। तो उसके रूल के बारे में हमें इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता लगता है। मुगल स्टेट ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी में मुगल की क्या कंडीशन थी, हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्या होता था कि जमींदार जो थे, बहुत सारा टैक्स वसूल करते थे पीजेंट से। तो इसके वजह से क्या हो गया कि देयर वाज अ स्ट्रगल बिटवीन द जमींदार एंड पेजेंट, एंड देयर वाज सो मेनी रेबेलियंस बिटवीन जमींदार एंड पेजेंट। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, तो ड्यू टू इंक्रीज द टैक्स बर्डन, तो बहुत सारा टैक्सेस एग्रीकल्चर पीजेंट से, फार्मर से लिया जाता था। इसकी वजह से जमींदार पीजेंट का क्या हो गया, रेबेलियन हो गया। तो मोर देन हाफ ऑफ द पेजेंट, यानी कि जो फार्मर जो कमाता था, उसमें से मोर देन 50% उसको कहाँ किसको देना पड़ता था, स्टेट को देना पड़ता था। एक तो आइदर उसको देना पड़ता था, या उससे छीना जाता था बाय द गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे पीजेंट जो है, फार्मर है, तो वो कर्जे में डूब गए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, तो जो मुगल जो स्टेट था, वो कंटिन्यूअसली फिजिकल प्रेशर में रह गया बिकॉज ऑफ द पीजेंट्री। क्योंकि उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपना पीजेंट्री या फार्मिंग ही छोड़ दिया, या बहुत सारे लोग अपना एरिया छोड़कर चले गए दूसरी जगह पे रहने के लिए, सो दैट गवर्नमेंट उसे टैक्स भी वसूल ना कर पाए। तो जागीरदार जो थे, जो जागीरदार को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था जागीर को ग्रो करने में, बिकॉज क्या होता था कि कंटिन्यूअसली उनका ट्रांसफर किया जाता था एक जागीर से दूसरी जगह जागीर पे। तो इसकी वजह से क्या होता था, तो वो जितने भी दिन रूल करते थे, वो हमेशा इंश्योर करते थे कि वो मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए पीजेंट से या फार्मर से। तो उसकी वजह से पेजेंट को या फार्मर को क्या तकलीफ होती है, उन्होंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की।
तो बहुत सारे जो नंबर पीजेंट जो है या फार्मर है, तो उन्होंने अपना विलेज छोड़ दिया है, एग्रीकल्चर उसकी वजह से पूरा डगमगाया गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ठप हो गया है या बहुत कम हो गया इंडिया में। तो आगे जाके क्या हो गया, जो भी डिसहार्टेंड या अनहैप्पी पीजेंट थे, तो उन्होंने दे टर्न टू द आर्म स्ट्रगल रिजल्टिंग इन द रूरल अपराइजिंग। यानी कि जो भी लोकल रूलर जमींदार है या मनसबदार है, तो उसके अगेंस्ट क्या कर रहे थे, ये पीजेंट क्या करने लगे, तो आर्म रेबेलियन उन्होंने स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, पीजेंट्री ऑलरेडी पॉवर्टी में तो था ही, बहुत सारे फार्मर जो पीजेंट थे ऑलरेडी तो बहुत गरीब भी थे। तो हमें दे टर्न्ड अगेंस्ट द एम्पायर, तो हमेशा दे एम्पायर के अगेंस्ट में वो फाइट करने के लिए हमेशा रेडी होते थे। अभी हम सफाविद डिनास्टी के बारे में देखेंगे। सफाविद डिनास्टी, तो सफाविद डिनास्टी ये जनरली ईरान का एरिया है कि जिन्होंने मुगल एम्पायर को भी सफाविद जो डिनास्टी है उसने मुगल एम्पायर को भी चैलेंज किया, इवन ओटोमन एम्पायर को भी चैलेंज किया। तो उनके वेस्ट में ओटोमन एम्पायर था, उनके ईस्ट में मुगल एम्पायर था। तो सफाविद जो डिनास्टी है, तो सफाविद डिनास्टी जो है वो ईरान की एक नेटिव डिनास्टी है, लोकल डिनास्टी हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि जिन्होंने रूल किया पर्शिया पे 1502 से लेके 1736 सीई तक। और जो अभी अगर ये सफाविद डिनास्टी का लोकेशन देखे प्रेजेंट डे पे, तो वो ईरान में आता है। तो उसका इस्फहान जो है, तो इस्फहान जो उसका कैपिटल था, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। ये इस्फहान जो सिटी है उसका ये फोटो है। तो जो सफाविद डिनास्टी के जो रूलर थे, उन्होंने ओटोमन एम्पायर को भी चैलेंज किया वेस्ट में, एंड मुगल को भी चैलेंज किया ईस्ट में। तो दे वर कंटिन्यूअसली इन फाइटिंग विद ओटोमन एज वेल एज मुगल। तो उन्होंने कोशिश किया पर्शिया को यूनिफाई करने का अंडर द सिंगल पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि मोनार्की पूरा एस्टेब्लिश करने का उन्होंने पूरे पर्शिया पे दे ट्राइड देयर बेस्ट। जो उसमें बहुत सारे एक्चुअली रूलर हो गए, तो उसमें से जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर का में से शाह इस्माइल वन है, एंड शाह अब्बास जो है। तो दीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द सफाविद डिनास्टी। तो ये जो रूलर्स थे या ये एम्पायर था, तो दे वर आल्सो गुड पैटर्न ऑफ आर्ट। तो ये बहुत सारे आर्टिस्ट को अपनी जगह पे जगह देते थे टू टू हैव देयर आर्टिजनशिप। तो उन्होंने बहुत सारे रॉयल वर्कशॉप भी ओपन किए थे फॉर आर्टिस्ट के लिए। तो उसके बाद जो पीजेंट जो है, तो तोडरमल जो है, तो तोडरमल जो है, तो तोडरमल के बारे में हम देखेंगे। तो ही बॉर्न इन लाहौरपुर उत्तर प्रदेश। उन्होंने करियर स्टार्ट किया था शेरशाह सूरी के अंदर, एंड इवन अकबर रूल आल्सो ही हैज वर्क। तो इन अकबर रूल ही हैज रोज टू द पोजीशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन अकबर कोर्ट। ही इज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर कोर्ट, एक वन ऑफ द नवरत्न में भी थे, एंड इवन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर। तो ही वाज वेरी प्रोफिशिएंट इन पर्शियन लैंग्वेज, एंड उन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवत पुराना को पर्शियन में। और उन्होंने बहुत सारी रेवेन्यू सिस्टम में भी चेंजेस लाए, एंड ही हैज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द साला सिस्टम। तो द साला जो सिस्टम था जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो लाने में भी तोडरमल ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। एंड ही वाज आल्सो वॉरियर, तो वॉरियर की तरह भी उन्होंने काम किया। तो जब भी अकबर को अफगान की जो रेबेलियन है बंगाल में, तो उसको जब उसको सप्रेस करना था, तभी ही हैज आल्सो फॉट अ वॉर अगेंस्ट द अफगान रेबल्स इन बंगाल।